हेलो जोग्राफर्स, साक्षी एजुकेशन 9550 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका दोस्त सीएल सर। अपन जिस विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो है कक्षा 12 भारत लोग और अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक, जिसका अध्याय 5 भू संसाधन तथा कृषि के बारे में अपन विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। तो जिसमें अपन ने कल देखा था हरित क्रांति के बारे में अपन ने विस्तृत गहनता के साथ चर्चा की। इसी के साथ कृषि जलवायु नियोजन के बारे में अपन ने चर्चा की। आज अपन जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वो है भारत का किसान पोर्टल। क्या है? भारत का किसान पोर्टल। तो भारत का किसान पोर्टल सबसे पहले इसकी शुरुआत कब हुई थी? 8 सितंबर 2021 को। ये क्या है? किसानों के लिए एक मंच है। अगर किसानों को फसल से संबंधित किसी भी जानकारी को जुटाना है तो वो कहां से प्राप्त कर सकता है? भारतीय किसान पोर्टल से, जो किसानों के लिए एक मंच है। अगर किसानों के लिए अच्छी किस्म के बीजों के बारे में जानकारी लेनी हो किसानों को, या फिर बीमा करवाना हो फसलों के बारे में, या फिर अन्य कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करना हो, तो कौन कौन सी कीटनाशक दवाएं कौन कौन सी फसल के लिए सर्वोत्तम है, तो इसकी जानकारी भी अपन कहां से ले सकते हैं? भारतीय किसान पोर्टल से। इसके अलावा देखो कल्याणकारी योजनाएं, देखो फसल से संबंधित जो भी गवर्नमेंट ने कल्याणकारी योजनाएं चला रखी हैं उसकी जानकारी भी भारतीय किसान कहां से ले सकता है? भारत के किसान पोर्टल से। तो अपन आज चर्चा करेंगे भारत के किसान पोर्टल के बारे में, जिसकी शुरुआत हुई थी 8 सितंबर 2021 को। सबसे पहले इसकी शुरुआत लिखेंगे 8 सितंबर 2021 को। 8 सितंबर 2021 को भारतीय किसान पोर्टल की शुरुआत हुई थी। अब ये क्या है, इसके बारे में अपन गहनता से चर्चा करेंगे। कृषि से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए, देखो कृषि से संबंधित किसी भी जानकारी की तलाश के लिए, कृषि से संबंधित किससे? कृषि से संबंधित किसी भी जानकारी की तलाश के लिए, किसी भी जानकारी की तलाश के लिए देखो कृषि से संबंधित किसी भी जानकारी की तलाश के लिए किसान पोर्टल किसानों के लिए एक मंच है। किसान पोर्टल किसानों के लिए क्या है? एक मंच है। देखो कृषि से संबंधित, किससे संबंधित? अगर कृषि से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए, कोई भी जानकारी हो कृषि से संबंधित किसी भी जानकारी की तलाश के लिए, जो भारतीय किसान है, किसान पोर्टल है। कौन सा पोर्टल? भारतीय किसान पोर्टल। किसान पोर्टल किसानों के लिए क्या है? मंच है, मंच प्रदान करता है। मतलब कि कृषि से संबंधित कोई भी जानकारी लेने के लिए अपन कहाँ जा सकते हैं? किस वेबसाइट पे जा सकते हैं? भारत का किसान पोर्टल, जिसकी शुरुआत हुई थी 8 सितंबर 2021 को। देखो किसानों के बीमा कृषि भंडारण, देखो किसानों के बीमा कृषि भंडारण, किसका भंडारण? कृषि भंडारण फसलों देखो किसानों के बीमा कृषि भंडारण फसलों विस्तार गतिविधियों बीजों कीटनाशकों देखो बीजों कीटनाशकों कृषि मशीनरी आदि पर विस्तृत जानकारी प्रदान की जाती है। कीटनाशकों कृषि मशीनरी आदि पर जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। किस पर?
भारतीय किसान पोर्टल पर। किसानों को अगर बीमा करवाना है तो वो भी कहाँ करवा सकता है, फसलों से संबंधित बीमा करवाने के लिए कहाँ जा सकता है, भारतीय किसान पोर्टल पर। कृषि भंडारण से संबंधित जानकारी लेनी हो तो भी कहाँ से ले सकता है, भारतीय किसान पोर्टल पर। फसलों से संबंधित जानकारी लेनी हो, विस्तार गतिविधियों से संबंधित जानकारी लेनी हो, विभिन्न प्रकार के उच्च किस्म के बीजों से संबंधित जानकारी लेनी हो, कीटनाशक मतलब दवाइयों के बारे में जानकारी लेनी हो, भाई कौन सी फसल में कौन सा रोग लग रहा है, इसके लिए कौन सी कीटनाशक दवाई का प्रयोग कर सकते हैं, तो उसकी जानकारी भी अपने को भारतीय किसान पोर्टल पर मिल जाती है। इसके अलावा कृषि मशीनरियों से संबंधित जानकारी भी अपन कहां से प्राप्त कर सकते हैं, भारतीय किसान पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा देखो उर्वरकों, बाजार मूल्य, कल्याणकारी योजनाओं, उर्वरकों बाजार मूल्य कल्याणकारी योजनाएं के विवरण भी दिए हुए हैं, योजनाओं के विवरण भी दिए हुए हैं। किससे संबंधित है, देखो उर्वरकों के बारे में जानकारी लेनी हो तो भारतीय किसान पोर्टल से ले सकते हैं। बाजार मूल्य, प्रेजेंट में कौन सी फसल का क्या बाजार मूल्य चल रहा है, क्या रेट चल रही है ना, तो उसके बारे में जानकारी भी अपन भारतीय किसान पोर्टल से ले सकते हैं। कल्याणकारी योजनाएं, देखो फसलों से संबंधित गवर्नमेंट अनेकों प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करती है, तो उसकी जानकारी भी अपन कहां से लेते हैं, भारतीय किसान पोर्टल से। इसके अलावा देखो मिट्टी की उर्वरकता भंडारण बीमा से संबंधित, मिट्टी की उर्वरकता भंडारण बीमा से संबंधित ब्लॉक स्तर का विवरण, बीमा से संबंधित ब्लॉक स्तर का विवरण। देखो बीमा से संबंधित ब्लॉक स्तर का विवरण, प्रशिक्षण आदि इंटरेक्टिव, देखो प्रशिक्षण आदि एक इंटरेक्टिव मानचित्र में एक इंटरेक्टिव मानचित्र में उपलब्ध है। तो देखो मिट्टी की उर्वरकता, अगर मिट्टी की उर्वरकता के संबंध में अगर जानकारी प्राप्त करनी है तो वो भी भारतीय किसान पोर्टल पर कर सकते हैं कि कौन सी मिट्टी उपजाऊ है, कौन सी अनुपजाऊ है, कौन सी बंजर है ना, तो इसके बारे में अपन जानकारी भारतीय किसान पोर्टल से ले सकते हैं। इसके अलावा भंडारण से संबंधित जानकारी, किससे संबंधित, भंडारण से संबंधित जानकारी और बीमा से संबंधित, भंडारण व बीमा से संबंधित अगर ब्लॉक स्तर पर, कौन से स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर अर्थात तहसील स्तर पर का विवरण कि कौन सी तहसील स्तर, कौन से ब्लॉक स्तर पर कौन सी कृषि का क्रियान्वयन किया जा सकता है, तो उसका विवरण भी अपन कहां से ले सकते हैं, भारतीय किसान पोर्टल से। प्रशिक्षण, अगर फसल से संबंधित किसी को प्रशिक्षण लेना है, जानकारी लेनी है, प्रशिक्षण लेना है ना, ज्ञान लेना है, तो वो भी कहां से ले सकता है, भारतीय किसान पोर्टल से। इसके अलावा आदि एक इंटरेक्टिव मानचित्र में उपलब्ध है, एक इंटरेक्टिव मानचित्र दे रखा है, उसमें ब्लॉक स्तर से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध है। इसके अलावा देखो उपयोगकर्ता योजनाओं से संबंधित दिशा निर्देश भी डाउनलोड कर सकता है। उपयोगकर्ता योजनाओं से संबंधित
देखो, उपयोगकर्ता योजनाओं से संबंधित दिशा निर्देश भी डाउनलोड कर सकता है। दिशा निर्देश भी डाउनलोड कर सकता है। अगर किसी को उपयोगकर्ताओं को योजनाओं से संबंधित जानकारी चाहिए तो वो दिशा निर्देश या जानकारी को कहां से डाउनलोड कर सकता है? भारतीय किसान पोर्टल से डाउनलोड कर सकता है। तो ये था अपना भारतीय किसान पोर्टल। अब अपन चर्चा करेंगे सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय कृषि मिशन NMSA, इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट लो। संभवतः है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अपन चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, अगले बिंदु की ओर। ये अपना हो गया भारत का किसान पोर्टल, 8 सितंबर 2021। तो हेडिंग लगाइए सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन NMSA। सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं NMSA, है ना? NMSA। तो अपना अध्ययन करेंगे सतत कृषि के लिए कौन सा मिशन? राष्ट्रीय मिशन NMSA के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये क्या है? देखो, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? सबसे पहले इसका उद्देश्य देखेंगे। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना इसका प्रमुख उद्देश्य। तो इसका प्रमुख उद्देश्य देखो, प्रमुख उद्देश्य क्या है इसका? सबसे पहले अपन इसका उद्देश्य देखेंगे। सतत कृषि के लिए जो राष्ट्रीय मिशन है, इसका सबसे पहले उद्देश्य देखेंगे भाई। इसका पहला उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है इसका प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। तो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। किसका? सतत कृषि के लिए जो राष्ट्रीय मिशन है उसका प्रमुख उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का मतलब जो प्रकृति में स्वयं उत्पन्न होते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का क्या करना? उनका संरक्षण करना। किसका प्रमुख उद्देश्य है? सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन का। इसमें सरकार द्वारा परंपरागत कृषि विकास योजना, इसमें सरकार द्वारा परंपरागत राष्ट्रीय मिशन, परंपरागत राष्ट्रीय मिशन, परंपरागत राष्ट्रीय मिशन, परंपरागत कृषि विकास योजना। इसमें सरकार द्वारा परंपरागत कृषि विकास योजना या राष्ट्रीय मिशन, इसको देखो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, राष्ट्रीय मिशन की जगह थोड़ा अच्छा रहेगा। इसमें देखो, इसमें सरकार द्वारा परंपरागत कृषि विकास योजना, इसमें सरकार द्वारा परंपरागत, इसमें सरकार द्वारा परंपरागत कृषि विकास योजना, कृषि विकास योजना। देखो, इसको इंग्लिश में शॉर्टकट बोलते हैं अपन PKVY। क्या बोलते हैं? PKVY।
वी वाई, पी के वी वाई, ये भी लिख लेना अपना। पी का मतलब परंपरागत, के का मतलब कृषि, वी का मतलब विकास और वाई का मतलब योजना। परंपरागत कृषि विकास योजना और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आर के वी वाई, आर के वी वाई, आर के वी वाई। आर के वी वाई का मतलब हो गया, आर का मतलब राष्ट्रीय, के का मतलब कृषि, वी का मतलब विकास और वाई का मतलब योजना। आर के वी वाई जैसी योजनाओं के माध्यम से, जैसी योजनाओं के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। जैसी योजनाओं के माध्यम से, जैसी योजनाओं के माध्यम से, योजनाओं के माध्यम से जैविक खेती को, कौन सी खेती को? जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। देखो इसका प्रमुख उद्देश्य तो क्या होगा? प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। अब प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार दे रही है? इसमें सरकार द्वारा परंपरागत कृषि विकास योजना पीकेवीवाई और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आरकेवीवाई जैसी योजनाओं के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। किस खेती को? जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिससे क्या है, देखो पहले प्राचीन समय में अत्यधिक उत्पादन करने के लिए लोग अत्यधिक मात्रा में कीटनाशकों का प्रयोग करते थे, जिससे भूमि में जो अनुपजाऊपन बढ़ता था, क्षार की मात्रा बढ़ती थी, और क्षार की मात्रा बढ़ने से उसका कटावपन अधिक होता है, और नीचे धीरे धीरे जब उसकी क्षार की मात्रा बढ़ती रहती है तो धरातलीय जल भी लवणीय हो जाता है। इस कारण देखो अपना प्रमुख उद्देश्य क्या था? प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। तो उन्होंने जो पहले कीटनाशकों के द्वारा या उर्वरकों के द्वारा जो कृषि कार्य किया जा रहा था, उसको किसके माध्यम से करने लगे? जैविक खेती के माध्यम से, ताकि प्राकृतिक संसाधनों का क्या किया जा सके? संरक्षण किया जाए। संरक्षण का मतलब बचाव किया जा सके। तो देखो ये अपना कंप्लीट होता है सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन। अगला चलता है अपना, देखो कृषि से संबंधित, भारत में कृषि से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याएं, तो उसके बारे में अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो समस्याओं के बारे में अपन अध्ययन कर लेते हैं। एक बार सारी समस्याओं को एक जगह लिख लेते हैं, उसके बाद उनका एक एक का अलग से एक एक का वर्णन विस्तार पूर्वक करेंगे। तो पहले सारी की सारी समस्याएं एक जगह अपन लिख लेते हैं, है ना। तो हेडिंग लगाइए, देखो हेडिंग लगाइए भारतीय कृषि की समस्याएं, भारतीय कृषि की समस्याएं। तो हेडिंग लगाइए भारतीय कृषि की समस्याएं। कौन सी कृषि की? भारतीय कृषि की समस्याएं। तो देखो भारतीय कृषि की समस्याओं के बारे में अपन गहनता से विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो भारतीय कृषि की समस्या सबसे पहले लिख लेते हैं, अनियमित मानसून पर निर्भरता। मानसून कैसा है यहाँ का? अनियमित। तो सबसे नंबर 1 पर लिखिए अनियमित मानसून की निर्भरता। नंबर 1 अनियमित मानसून की निर्भरता। अनियमित मानसून की निर्भरता। पहली समस्या क्या हो गई? अनियमित मानसून की निर्भरता। पहली समस्या क्या है? अनियमित मानसून की निर्भरता। दूसरी हो गई निम्न उत्पादकता। भारत में कैसी उत्पादकता है? निम्न उत्पादकता। तो नंबर 2 निम्न उत्पादकता। कौन सी उत्पादकता? निम्न उत्पादकता। ये भी कृषि से संबंधित समस्या है। नंबर 2 पर क्या हो गई? निम्न उत्पादकता। नंबर तीसरी हो गई वित्तीय संसाधनों की बाध्यता एवं ऋणग्रस्तता। वित्तीय संसाधनों की बाध्यता एवं ऋणग्रस्तता। वित्तीय संसाधनों की बाध्यता एवं ऋणग्रस्तता।
वित्तीय संसाधनों की बाध्यता एवं ऋणग्रस्तता वित्तीय संसाधनों की बाध्यता एवं ऋणग्रस्तता भी कृषि से संबंधित समस्या है। इसके अलावा भूमि सुधारों की कमी, इसके अलावा अगली समस्या क्या है? भूमि सुधारों की कमी। भूमि सुधारों की कमी, किसकी कमी? भूमि सुधारों की कमी, भूमि सुधारों की कमी, भूमि सुधारों की कमी, ये भी कृषि से संबंधित समस्या है। इसके अलावा देखो छोटे खेत तथा विखंडित जोत, छोटे खेत तथा विखंडित जोत, और कौन सी समस्या होगी? छोटे खेत तथा विखंडित जोत। नंबर 5 पर छोटे खेत तथा विखंडित जोत, छोटे खेत तथा विखंडित, कैसी जोत? विखंडित जोत, छोटे खेत तथा विखंडित जोत, ये भी कृषि से संबंधित समस्या है, छोटे खेत तथा विखंडित जोत। इसके अलावा देखो अगली समस्या है कृषि से संबंधित छोटे खेत तथा विखंडित जोत तथा वाणिज्यीकरण का अभाव, वाणिज्यीकरण का अभाव। नंबर 6 पर क्या है? वाणिज्यीकरण का अभाव। किसका अभाव? वाणिज्यीकरण का अभाव, वाणिज्यीकरण का अभाव, करण का अभाव, वाणिज्यीकरण का अभाव। तो देखो वाणिज्यीकरण का अभाव, ये भी एक समस्या थी। किसका अभाव? वाणिज्यीकरण का अभाव। अब वाणिज्यीकरण के अभाव के अलावा व्यापक अल्प रोजगारी, व्यापक अल्प रोजगारी, ये भी समस्या है। कौन सी? व्यापक अल्प रोजगारी। नंबर 7 पर व्यापक अल्प रोजगारी, व्यापक अल्प रोजगारी, अल्प रोजगारी, व्यापक अल्प रोजगारी। देखो व्यापक अल्प रोजगारी, ये भी कृषि से संबंधित समस्या है। इसके अलावा कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण, इसके अलावा क्या है? कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण। नंबर 8 पर कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण, कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण, भूमि का निम्नीकरण, कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण। ये 8 प्रकार की समस्याएं हैं। पहली समस्या क्या हो गई? अनियमित मानसून की निर्भरता। मानसून कैसा है? अनियमित है। निम्न उत्पादकता, भारत में उत्पादन कैसे हो रहा है? निम्न उत्पादक। अंतरराष्ट्रीय बाजार की तुलना में भारत में जो उत्पादन हो रहा है वो निम्न उत्पादन है। वित्तीय संसाधनों की बाध्यता, वित्तीय संसाधनों का मतलब पैसों की कमी है किसानों के पास। उसके अलावा ऋणग्रस्तता, किसान कर्जे में डूबे हुए हैं। इसके अलावा भूमि सुधारों की कमी, भूमि सुधार के लिए कोई भी अच्छा कदम नहीं उठाया गया है सरकार के द्वारा प्राचीन समय में। छोटे खेत तथा विखंडित जोत, जो भी खेतिहर किसान है वो कैसे हैं? सीमांत और छोटे किसान हैं, उनके पास भूमि का एक बहुत ही छोटा टुकड़ा उनके पास उपलब्ध है। वाणिज्यीकरण का अभाव, बेचने के लिए कुछ पैदावार करते ही नहीं है, केवल अपने भरण पोषण के लिए पैदावार करते हैं। व्यापक अल्प रोजगारी, पूरे साल भर कृषि कार्य से पूरे साल भर रोजगार नहीं मिल पाता है, कुछ महीने ही इससे कार्य मिल पाता है, बाकी समय किसान खाली बैठा रहता है। इसके अलावा कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण, जो कृषि योग्य भूमि है उसका भी क्या हो रहा है? निम्नीकरण हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं पे खारा जल है जिसके कारण क्षारीयता की समस्या बढ़ रही है, कहीं पर भूमि अनुपजाऊ है तो इस कारण से भूमि की निम्न उत्पादकता, अर्थात कहीं पे जलाक्रांता हो रही है, कहीं पे बहुत ज्यादा मात्रा में जल उपलब्ध है, इस कारण से जलाक्रांता के कारण भी भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। तो इनके बारे में अपन विस्तृत से चर्चा करेंगे। एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ, तो अपन आगे चलते हैं। एक एक का अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे, एक एक समस्या का अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे, जिसमें अपनी पहली समस्या क्या है? अनियमित मानसून की निर्भरता। अनियमित मानसून की निर्भरता, भारतीय मानसून है कैसा है? अनियमित है। कैसा है? अनियमित है। तो लिखिए नंबर 1, अनियमित मानसून की निर्भरता।
कौन से मानसून की निर्भरता? अनियमित मानसून की निर्भरता। नंबर 1, अनियमित मानसून की निर्भरता। देखो मानसून कैसा है? अनियमित। अनियमित मानसून की निर्भरता, ये भी कृषि से संबंधित समस्या है। तो अनियमित मानसून पर निर्भरता। देखो भारत में कृषि क्षेत्र का केवल 1/3 भाग ही सिंचित है। सबसे पहले लिखिए, भारत के कृषि क्षेत्र का, भारत में कृषि क्षेत्र का केवल 1/3 भाग, भारत में कृषि क्षेत्र का, भारत में कृषि क्षेत्र का, कृषि क्षेत्र का केवल 1/3 भाग, केवल 1/3, 1/3 केवल 1/3 भाग ही सिंचित है। भारत में कृषि क्षेत्र का कितना % भाग सिंचित है? 1/3 भाग ही, 1/3 भाग ही सिंचित है, अर्थात वहां पर जल उपलब्ध है। बाकी क्षेत्र में क्या होता है? शेष कृषि क्षेत्र में फसलों का उत्पादन प्रत्यक्ष रूप से वर्षा या मानसून पर निर्भर करता है। शेष कृषि क्षेत्र में फसलों का उत्पादन, अगला लिखिए, शेष कृषि क्षेत्र में, शेष कृषि क्षेत्र में फसलों का उत्पादन, फसलों का उत्पादन वर्षा, कोष्टक में अपन इसको मानसून बोल सकते हैं, वर्षा या मानसून पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? मानसून पर निर्भर है। केवल 1/3 भाग ही सिंचित है, शेष वर्षा या मानसून पर निर्भर है। तो ये भी एक कृषि से संबंधित समस्या हो गई, क्योंकि शेष कृषि क्षेत्र किस पर निर्भर है? वर्षा पर। केवल 1/3 भाग ही किस पर निर्भर है? 1/3 भाग ही केवल सिंचित है, बाकी बचा हुआ भाग है वो वर्षा पर निर्भर है या मानसून पर निर्भर है, जिसकी क्या है? अनियमितता। कभी समय से पहले आ जाता है मानसून, कभी समय के बाद में आता है। लेकिन अपने को तो देखो फसल उत्पादन करने के लिए प्रॉपर मानसून चाहिए, जो अपने भारत में अनियमित है, मतलब उसका कोई फिक्स रेगुलेशन नहीं है कि फिक्स टाइम पर आएगा ही। कभी तो समय से पहले आ जाता है, कभी समय से पहले छोड़कर भी चले जाता है, कभी समय के बाद में आ पाता है। तो ये एक समस्या है। देखो दक्षिण पश्चिमी मानसून, भारत में जो मानसून आता है वो आता है दक्षिण पश्चिम मानसून। तो लिखिए, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की अनियमितता, अनिश्चितता व अनियमितता। दक्षिण पश्चिम मानसून की, दक्षिण पश्चिम मानसून की, अनिश्चितता तथा अनियमितता, अनिश्चितता तथा अनियमितता। अनिश्चितता का मतलब यह है कि कोई निश्चित नहीं है, कोई गारंटी नहीं, आएगा नहीं आएगा। अनियमित का मतलब यह है कि कभी समय से पहले आ जाता है, कभी समय से बाद में आता है। तो अनिश्चितता व अनियमितता से सिंचाई जल आपूर्ति प्रभावित होती है। से सिंचाई जल आपूर्ति, से सिंचाई जल आपूर्ति, जल आपूर्ति प्रभावित होती है। प्रभावित होती। देखो सिंचाई जलापूर्ति तो प्रभावित होगी, उसका निश्चित टाइम ही नहीं है, कभी ज्यादा आ जाता है, कभी कम आ जाता है, कभी समय से पहले आ जाता है, कभी समय के बाद में आ जाता है। तो इससे क्या है, जो सिंचाई जलापूर्ति है वो क्या होती है? प्रभावित होती है। कभी तो सिंचाई अत्यधिक मात्रा में हो जाती है, कभी हो ही नहीं पाती है। तो ये दूसरी ओर राजस्थान तथा अन्य क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम, दूसरी ओर राजस्थान तथा अन्य क्षेत्रों में
वर्षा बहुत कम, वर्षा बहुत कम। देखो, दूसरी ओर राजस्थान तथा अन्य क्षेत्रों में वर्षा बहुत ही कम तथा अत्यधिक अविश्वसनीय है, तथा अत्यधिक अविश्वसनीय है। अविश्वसनीय है। देखो, दूसरी ओर राजस्थान तथा इससे संबंधित अन्य मरुस्थलीय क्षेत्र, अन्य क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम, वर्षा क्या होती है, बहुत ही कम होती है, तथा अत्यधिक अविश्वसनीय है। अत्यधिक अविश्वसनीय का मतलब इसका कोई विश्वास नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि वर्षा होगी ही, कई बार तो वर्षा नहीं भी हो पाती है, इस कारण ये भी समस्या है। देखो, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भी इसकी समस्या है। कैसी समस्या है? अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भी काफी उतार चढ़ाव, अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भी, अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भी, वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भी, अधिक उतार चढ़ाव, अधिक उतार चढ़ाव। देखो, अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भी क्या होता रहता है, अत्यधिक उतार चढ़ाव होता रहता है। अत्यधिक उतार चढ़ाव, कभी वर्षा बहुत ज्यादा होगी, कभी बहुत कम हो गई, किसी क्षेत्र में कम हो गई, किसी क्षेत्र में ज्यादा हो गई, तो अत्यधिक उतार चढ़ाव पाया जाता है। फलस्वरूप देखो, अत्यधिक उतार चढ़ाव पाया जाता है, फलस्वरूप यह क्षेत्र सूखा व बाढ़ दोनों सुवेद्य हैं। फलस्वरूप यह क्षेत्र सूखा व बाढ़ दोनों सुवेद्य हैं, दोनों सुवेद्य हैं। दोनों सुवेद्य होने का मतलब ये है कि कभी सूखा पड़ जाता है और कभी बाढ़ आ जाती है, तो ये दोनों सुवेद्य है। जहां पर अत्यधिक वर्षा होती है वहां पे भी क्या है, इसकी अनिश्चितता है, अनियमितता है, इस वजह से कभी तो सूखा पड़ जाता है, कभी अत्यधिक बाढ़ आ जाती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखा एक सामान्य परिघटना है। देखो, लिखिए, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखा एक सामान्य परिघटना है। सूखा एक सामान्य घटना है, परिघटना है। देखो, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में तो सूखा पड़ता ही रहता है, तो एक सामान्य बात है, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में एक सामान्य परिघटना है कि वहां पर सूखा पड़ता ही रहता है ना, ये एक क्या है, सामान्य परिघटना है। लेकिन यहाँ यदा कदा बाढ़ भी आ जाती है, लेकिन समस्या यह है कि अनिश्चितता के कारण यहाँ यदा कदा, लेकिन यहाँ यदा कदा बाढ़ भी आ जाती है, बाढ़ भी आ जाती है। यहां पर यदा कदा क्या आ जाती है, बाढ़ भी आ जाती है। यहां पर यदा कदा क्या हो जाता है, बाढ़ भी आ जाती है। देखो, वर्ष 2006 और 2017 में, वर्ष 2006 और 2017 में महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, देखिए, वर्ष 2006 और 2017, वर्ष 2006 और 2017 में, और 2017 में महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, कौन सा राष्ट्र, महाराष्ट्र, गुजरात व राजस्थान, कौन कौन से क्षेत्र हो गए, महाराष्ट्र, गुजरात व राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में आई आकस्मिक बाढ़, के शुष्क क्षेत्रों में
आई आकस्मिक बाढ़, आई आकस्मिक बाढ़, आई आकस्मिक बाढ़। देखो 2006 और 2017 में कौन कौन से, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के कुछ शुष्क क्षेत्रों में, सूखे क्षेत्रों में भी अचानक आकस्मिक रूप से बाढ़ आ गई, आकस्मिक बाढ़ आ गई। अब बाढ़ आने का क्या कारण है? सूखे क्षेत्रों में भी अनियमित मानसून है, इस कारण से उन क्षेत्रों में भी क्या आ गई, आकस्मिक बाढ़ परिघटना का उदाहरण है, बाढ़ परिघटना का उदाहरण है, परिघटना का उदाहरण है। आकस्मिक बाढ़ एक परिघटना का क्या है, उदाहरण है। एक नोट लगा के अगर लिखना चाहो तो लिख लो, सूखा तथा बाढ़ भारतीय कृषि के दो जुड़वा संकट हैं। सूखा तथा बाढ़ भारतीय कृषि के दो जुड़वा संकट हैं। बाद में लिख लेंगे, एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, ऊपर अलग से लिख लेंगे इसको, नोट को। सूखा तथा बाढ़ भारतीय कृषि के दो जुड़वा संकट हैं। सूखा तथा बाढ़ भारतीय कृषि के दो जुड़वा संकट है, तो इसके बारे में अपन अलग से ऊपर लिख लेंगे नोट लगा के। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अपन चलते हैं आगे। तो ये है, हो गया अपना अनियमित मानसून पर निर्भरता। जो भारतीय मानसून है वो कैसा है, अनियमित है और अनिश्चित है। मतलब इसकी कोई निश्चित गारंटी नहीं है कि इस क्षेत्र में इतनी वर्षा करके जाएगा, इस क्षेत्र में इतनी तारीख को आ जाएगा, तो इसकी अविश्वसनीयता है। तो लिखिए नोट लगा के, लिखिए, सूखा तथा बाढ़ भारतीय कृषि के दो जुड़वा संकट हैं। सूखा तथा बाढ़, सूखा तथा बाढ़ भारतीय कृषि के दो जुड़वा संकट है, दो जुड़वा संकट है। देखो सूखा तथा बाढ़ जो भारतीय कृषि के जुड़वा संकट है। कैसे संकट है? जुड़वा संकट होने का मतलब ये है, एक वर्ष सूखा पड़ रहा है तो दूसरे वर्ष बाढ़ आ जाती है, तीसरे वर्ष सूखा पड़ रहा है तो चौथे वर्ष बाढ़ आ जाती है। तो ये दोनों एक क्या है, जुड़वा संकट है। ये अपना कंप्लीट हुआ अनियमित मानसून पर निर्भरता। अपना दूसरा जो कृषि से संबंधित समस्या है वो है निम्न उत्पादकता। कैसी उत्पादकता? निम्न उत्पादकता। तो नंबर 2 लगाइए, निम्न उत्पादकता। कैसी उत्पादकता? निम्न उत्पादकता। नंबर 2 निम्न उत्पादकता, निम्न उत्पादकता। कृषि से संबंधित समस्याओं में नंबर 2 पर आता है निम्न उत्पादकता। देखो अंतरराष्ट्रीय स्तर की अपेक्षा देखो निम्न उत्पादकता होना जाहिर सी बात है। जब अनियमित मानसून है, मानसून ही अनियमित है, जब वर्षा हो ही नहीं रही है, तो उत्पादन तो सीधा संबंध वर्षा से होता है। उत्पादन का सीधा संबंध वर्षा से होता है अत्यधिक मात्रा में, क्योंकि जब वर्षा ही नहीं हो रही है तो सीधा संबंध उत्पादकता से है, उत्पादन भी कम मात्रा में हो पाएगा। तो देखो अंतरराष्ट्रीय स्तर की अपेक्षा भारत में, लिखिए अंतरराष्ट्रीय स्तर की अपेक्षा भारत में, अंतरराष्ट्रीय स्तर की अपेक्षा भारत में, अंतरराष्ट्रीय स्तर की अपेक्षा भारत में, स्तर की अपेक्षा भारत में देखो अंतरराष्ट्रीय स्तर की अपेक्षा भारत में फसलों की उत्पादकता कम है। फसलों की उत्पादकता क्या है? कम है। फसलों की उत्पादकता कम है। क्यों है? क्योंकि मानसून कैसा है? अनियमित है। जब मानसून ही नहीं होगा, वर्षा ही नहीं आएगी, मानसून नहीं आएगा, तो उत्पादन का सीधा संबंध
मानसून पर पड़ता है, जब मानसून नहीं आएगा तो उत्पादन भी कम मात्रा में होता है। देखो भारत में अधिकतर फसलों जैसे भारत में अधिकतर फसलों जैसे भारत में अधिकतर फसलों जैसे देखो भारत में अधिकतर फसलों जैसे चावल, गेहूं, कपास व तिलहन, चावल, गेहूं, कपास व तिलहन तिलहन का मतलब जिनसे तेल निकलता हो, तिलहन। भारत में अधिकतर फसलों जैसे चावल, गेहूं, कपास, तिलहन का या की प्रति हेक्टेयर पैदावार की जो प्रति हेक्टेयर पैदावार है वो अमेरिका, रूस और जापान से कम है। अमेरिका, रूस और जापान से कम है। अमेरिका, रूस और जापान से कम है। और जापान से कम है। देखो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो भारत में पैदावार है वो कौन कौन से क्षेत्रों में प्रति हेक्टेयर पैदावार कम है, कौन कौन से क्षेत्रों से? अमेरिका से, रूस से और जापान से भी प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम है, क्योंकि भारत में वर्षा का कैसा है वितरण? अनियमित है और अनिश्चित है, कोई गारंटी नहीं है आएगी या नहीं आएगी। देखो भू संसाधनों पर अधिक दबाव के कारण, लिखिए भू संसाधनों पर अधिक दबाव के कारण, भू संसाधनों पर अधिक दबाव के कारण, भू संसाधनों पर अधिक दबाव के कारण देखो भू संसाधनों पर अधिक दबाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भारत में श्रम उत्पादकता भी बहुत कम है। भारत में श्रम उत्पादकता बहुत कम है। देखो भू संसाधनों पर अत्यधिक दबाव, भू संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? क्योंकि भारत में जो जनसंख्या है उसका वितरण अनियमित है और जनसंख्या धुआंधार तरीके से, शानदार तरीके से, जोश और जुनून के साथ, विस्तृत गहनता के साथ बढ़ रही है। जनसंख्या इतनी बड़ी मात्रा में बढ़ रही है कि भूमि संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है, क्योंकि भूमि तो एक सीमित संसाधन है, संसाधन हमारे पास सीमित है, जबकि जनसंख्या अपनी लगातार बढ़ रही है धुआंधार तरीके से। तो जनसंख्या अगर अत्यधिक मात्रा में बढ़ती रही तो भूमि पर दबाव अत्यधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत की श्रम उत्पादकता दर है, भारत में जो श्रम उत्पादकता दर है, प्रति श्रमिक उत्पादकता दर है, वो बहुत ही कम है। तो ये अपना दूसरा कंप्लीट हुआ। इसी के साथ अगला अपना तीसरा चलता है। ये दूसरा कौन सा कंप्लीट हो गया? निम्न उत्पादकता। कौन सी? निम्न उत्पादकता। ये भी कृषि से संबंधित समस्या है। अब नंबर तीसरा आता है वित्तीय संसाधनों की बाध्यता तथा ऋणग्रस्तता। तो नंबर 3 वित्तीय संसाधनों की बाध्यता तथा ऋणग्रस्तता। वित्तीय संसाधनों की बाध्यता तथा ऋणग्रस्तता। वित्तीय संसाधनों की बाध्यता तथा ऋणग्रस्तता। नंबर 3 लिखिए, वित्तीय संसाधनों की बाध्यता तथा ऋणग्रस्तता। नंबर 3 वित्तीय संसाधनों की बाध्यता तथा ऋणग्रस्तता। बाध्यता तथा ऋणग्रस्तता। वित्तीय संसाधनों की बाध्यता तथा ऋणग्रस्तता।
तो देखो भारतीय किसानों के पास देखो वित्तीय संसाधनों की मतलब मनी की, पैसों की बहुत ही कमी है। इस कारण से वो उच्च किस्म के बीज, कीटनाशक दवाएं, मशीनरी, औजार आदि उपलब्ध नहीं कर पाते हैं। और इसके अलावा जो ऋणग्रस्तता, क्योंकि अगर इनकी उपलब्धता उनके पास है नहीं, क्योंकि उनके पास पैसे है नहीं, पैसे नहीं होने के अभाव में वो क्या करते हैं, सेठ साहूकारों से या महाजनों से पैसा उधार ले लेते हैं, ऋण के रूप में ले लेते हैं। लेकिन ऋण के रूप में पैसा इन्वेस्ट तो कर देते हैं, लेकिन जैसे ही फसल का उत्पादन हुआ, ओलावृष्टि हो गई, बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, जिसके कारण उनकी फसलें तबाह हो जाती हैं, जिनके कारण उन पर ऋण चढ़ता रहता है, क्योंकि ब्याज दिन और रात चलता है ना। इस वजह से उन पर ऋण चढ़ता रहता है। और कई बार तो समस्या ये आ जाती है कि किसानों को ऋणग्रस्तता के कारण, ऋण के कारण उनकी आत्महत्या तक उनको करना पड़ता है, जो नहीं करना चाहिए। समय रहते देखो सरकार को कानून बनाने चाहिए, योजनाएं लानी चाहिए, किसानों के बारे में सोचना चाहिए, हितों के बारे में सोचना चाहिए, ताकि जो लगातार किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं वो नहीं कर पाए। तो लिखिए, आधुनिक कृषि में लागत बहुत आती है। सबसे पहले लिखिए, आधुनिक कृषि में लागत बहुत आती है। आधुनिक कृषि में लागत बहुत आती है। लागत बहुत आती है क्योंकि उसको कृषि मशीनरी भी जुटानी है, बीज भी जुटाने हैं, है ना, उर्वरक भी जुटाने हैं। इस वजह से उनमें लागत बहुत आती है। सीमांत और छोटे किसानों की कृषि बचत बहुत कम। देखो, सीमांत और छोटे किसानों की कृषि बचत, सीमांत और छोटे किसानों की, छोटे किसानों की, छोटे किसानों की कृषि बचत, कृषि बचत बहुत कम, बहुत कम तथा न के बराबर, न के बराबर होती है। देखो, भारत में अत्यधिक मात्रा में कैसे किसान हैं, सीमांत हैं या फिर छोटे किसान हैं, उनकी जो कृषि बचत है वो बहुत ही कम या न के बराबर, न के बराबर है। क्यों है न के बराबर? क्योंकि मानसून अनिश्चित है और कई बार तो कृषि का उत्पादन या फसल का उत्पादन भी वो इतने ही कर पाते हैं जो केवल अपना गुजारा हो जाता है। इसके कारण किसानों के पास, जो सीमांत और छोटे किसान हैं, उनके पास जो कृषि बचत का अनुपात है वो बहुत ही कम है या न के बराबर है। अतः वे सघन संसाधनों, देखो, अतः वे सघन संसाधन दृष्टिकोण से, अतः वे सघन संसाधन दृष्टिकोण से, सघन संसाधन, अतः वे सघन संसाधन दृष्टिकोण से, अतः वे सघन संसाधन दृष्टिकोण से की जाने वाली कृषि में निवेश करने में, की जाने वाली कृषि में, की जाने वाली कृषि में, जाने वाली कृषि में निवेश करने में असमर्थ हैं, निवेश करने में क्या है, असमर्थ हैं, निवेश करने में असमर्थ हैं, क्योंकि उनके पास सघन संसाधन नहीं है। तो सघन संसाधनों की दृष्टि से की जाने वाली जो कृषि है, कृषि में निवेश है, सघन संसाधनों की दृष्टि में, सघन संसाधनों के द्वारा जो कृषि कार्य किया जाता है उनमें वो निवेश नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनमें वो असमर्थ हैं, क्योंकि उनके पास पूंजी नहीं है, वित्तीय संसाधनों की क्या है, कमी है, वित्तीय संसाधनों की कमी है। इस वजह से वो निवेश नहीं कर पाते हैं। तो देखो, इन समस्याओं से उभरने के लिए, इन समस्याओं से उभरने के लिए बहुत से किसान, देखो, इन समस्याओं से उभरने के लिए, 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 उभरने के लिए बहुत से किसान, बहुत से किसान अनेकों संस्थाओं, अनेकों संस्थाओं, महाजनों से ऋण उधार ले लेते हैं, उधार ले लेते हैं। देखो,
इन समस्याओं से उबरने के लिए किसान अनेकों संस्थाओं और महाजनों से, मतलब सेठ साहूकारों से क्या ले लेते हैं, ऋण उधार लेते हैं, ऋण उधार ले लेते हैं, लेकिन वो वापस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो तो ऐसे सोचते हैं जैसे ही अपन फसल का उत्पादन करेंगे उसको बेचकर सेठ साहूकार का या जिस भी संस्था से उन्होंने ऋण ले रखा है उसको वापस चुका देते हैं। लेकिन विभिन्न प्रकार की कृषि में समस्याएं आने के कारण कई बार बाढ़ आ जाती है, कई बार सूखा हो जाता है, कई बार ओलावृष्टि हो जाती है, जिसके कारण उनकी फसल तहस नहस हो जाती है और वो उनका ऋण नहीं चुका पाते हैं। तो ये एक उनके लिए समस्या साबित हो जाती है। तो अनेक संस्थाओं से क्या ले लेते हैं, ऋण ले लेते हैं करने के लिए, लेकिन कृषि से कम होती आई तथा फसलों के खराब होने से, कृषि से कम होती आई तथा फसलों के खराब होने से कृषि से कम होती आई तथा फसलों के खराब होने से कर्ज के जाल में फंसते जा रहे हैं। कर्ज के जाल में फंसते जाते हैं। देखो कृषि से कम होती आई, क्योंकि आय उनसे बहुत कम मात्रा में हो पाती है, क्योंकि वर्षा की क्या है, अनियमितता है, अपने पास वित्तीय संसाधनों की कमी है, तो अपन उच्च किस्म के बीज भी प्रयोग नहीं कर सकते, उर्वरक भी प्रयोग नहीं कर सकते, तो उससे कृषि से कम होती आई। आय कैसी है, कम होती आई है, जिसके कारण कई बार फसलों के खराब हो जाने से भी कर्ज के जाल में वो फंसते ही जाते हैं। उन पे कर्ज चढ़ता ही जाता है। देखो कृषि से कम होती आय तथा फसलों के खराब होने से किसान कर्ज के जाल में फंसता ही जाता है, और कई बार तो ये समस्या आ जाती है कि किसान को आत्महत्या तक करनी पड़ती है। तो लिखो कई बार तो ऋणग्रस्तता के कारण किसान आत्महत्या तक कर लेता है। कई बार तो किसान क्या करता है, आत्महत्या तक कर लेता है। क्यों कर लेता है, क्योंकि उसके ऊपर कर्ज पे कर्ज चढ़ता ही रहता है, और भारतीय कृषि की अनियमितता, मानसून का अनियमितता के कारण वो कृषि कार्य संपन्न नहीं कर पाता है, और लगातार ऋण पे ऋण उसके चढ़ता ही रहता है, जिसके कारण उस पर क्या है, ऋण लगातार चढ़ता ही रहता है। तो यह एक समस्या थी, वित्तीय संसाधनों की समस्या और बाध्यता तथा ऋणग्रस्तता। अगला आता है भूमि सुधारों की कमी। देखो भारत में भूमि सुधारों की कमी भी रही है। एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अगला आता है अपना टॉपिक नंबर 4 पर, भूमि सुधारों की कमी। किसकी कमी, देखो भारत में भूमि सुधारों की कमी रही है, प्राचीन काल से ही भूमि सुधारों की क्या रही है, कमी रही है। अंग्रेजों के जमाने से ही भूमि सुधारों की क्या रही है, कमी रही है। तो भूमि सुधारों की कमी, नंबर 4 लिखिए, भूमि सुधारों की कमी। नंबर 4, भूमि सुधारों की कमी। भूमि सुधारों की कमी, भूमि सुधारों की कमी। भारत में भूमि सुधारों की कमी के कारण भी ये कृषि समस्या बनी चली जा रही है। देखो भूमि के असमान वितरण के कारण, लिखिए भूमि के असमान वितरण के कारण, भूमि के असमान वितरण के कारण, भूमि का कैसा वितरण है, भूमि के असमान वितरण के कारण भारतीय किसान लंबे समय से शोषित हैं।
भारतीय किसान लंबे समय से शोषित है, लंबे समय से शोषित है, समय से शोषित है, अर्थात उनका लंबे समय से क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। देखो भूमि का असमान वितरण, कैसा वितरण है, असमान वितरण होने के कारण जो भारतीय किसान हैं वो लंबे समय से, प्राचीन समय से ही क्या है, शोषित है, अर्थात उनका शोषण किया जा रहा है, तो वो क्या है, शोषित है। देखो अंग्रेजी शासन के दौरान, अंग्रेजी शासन के दौरान तीन भू राजस्व प्रणालियों, अंग्रेजी शासन के दौरान तीन राजस्व भू प्रणालियों, अंग्रेजी शासन के दौरान, अंग्रेजी शासन के दौरान, अंग्रेजी शासन के दौरान तीन भू राजस्व प्रणालियों, तीन भू राजस्व प्रणालियों, तीन भू राजस्व प्रणालियों, अब तीन भू राजस्व प्रणालियों जिसमें जमींदारी, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी में से, जमींदारी, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी में से, और महालवाड़ी में से जमींदारी में से, तीनों जो भू राजस्व प्रणाली थी में से जमींदारी प्रथा किसानों के लिए, में से जमींदारी प्रथा किसानों के लिए अधिक शोषणकारी रही। देखो सबसे पहला प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों के शासन के दौरान कौन सी तीन भू राजस्व प्रणालियां चलती थी, जिसमें आती है जमींदारी, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी, जिसमें सबसे ज्यादा किसानों का शोषण कौन सी प्रथा के अंतर्गत किया जाता था, तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। जमींदारी प्रथा के अंतर्गत, जमींदारी प्रथा के अंतर्गत भारतीय किसानों का सबसे ज्यादा शोषण होता था। भारत में जो अंग्रेजों के शासन के दौरान तीन भू राजस्व प्रणालियां थी, कौन कौन सी थी, जमींदारी, रैयतवाड़ी और तीसरी कौन सी है, महालवाड़ी, जिसमें से सबसे खतरनाक कौन सी थी, जमींदारी प्रथा थी। अब इन तीनों प्रथाओं के बारे में अपन विस्तृत गहनता के साथ अध्ययन करेंगे। तो ये तीनों प्रथाएं अपन अलग अलग लिख लेते हैं। देखो सबसे पहले इन प्रथाओं के बारे में अलग अलग लिख लेते हैं। सबसे पहले अपन जिस प्रथा के बारे में अध्ययन करेंगे वो है जमींदारी, फिर रैयतवाड़ी, फिर महालवाड़ी। तो सबसे पहले लिखिए जमींदारी। नंबर 1 जमींदारी। देखो जमींदारी, इससे अलग से भी प्रश्न बन सकता है ना। जमींदारी, रैयतवाड़ी, कौन सी वाड़ी, रैयतवाड़ी, और नंबर तीसरी महालवाड़ी, महालवाड़ी। ये तीन प्रथाएं थी, भू राजस्व प्रणालियां थी अंग्रेजी शासन के दौरान। तीन भू राजस्व प्रणाली थी, जमींदारी, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। सबसे पहले ये पूछा जा सकता है कि इनकी शुरुआत कब हुई थी, तो जमींदारी प्रथा की शुरुआत हुई थी 1793 में। 1793 में जमींदारी प्रथा की शुरुआत कब हुई थी, 1793 में। तो कोष्टक में यहाँ 1793 लिख लेना, 1793। और देखो रैयतवाड़ी की हुई थी 1820 में, रैयतवाड़ी प्रथा की शुरुआत हुई थी 1820 में, और महालवाड़ी प्रथा की शुरुआत हुई थी 1822 में। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो इनकी शुरुआत कब की गई थी। अब देखो जमींदारी प्रथा क्या है, तो इसमें क्या है, जमींदार नियुक्त कर लगान वसूलना। सबसे पहले लिखिए जमींदार नियुक्त कर लगान वसूलना, जमींदार नियुक्त कर लगान वसूलना। देखो इसमें जमींदार नियुक्त किया जाता था, अंग्रेजों के द्वारा क्या नियुक्त किया जाता था, जमींदार नियुक्त किया जाता था, और फिर लगान वसूला जाता था। तो सबसे पहले अंग्रेजों ने क्या नियुक्त किया किसानों पर, जमींदार। अंग्रेजों ने क्या नियुक्त कर दिया किसानों पर, जमींदार। अब जमींदार किससे लेता था लगान वसूल, किससे लगान वसूल करता था, किसानों से। किसानों से। तो ये तीन थे इसमें ना, किसानों से, है ना। एक एक के बारे में अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे। दूसरी आती है रैयतवाड़ी, जिसकी शुरुआत 1820 में हुई थी। सीधा किसानों से लगान वसूलना, इसमें होता था सीधा किसानों से लगान वसूलना, सीधा किसानों से लगान वसूलना, किसानों से लगान वसूलना।
इसमें सीधा किसानों से लगान वसूला जाता था अंग्रेजों के द्वारा। तो इसमें अंग्रेज आ गए और अंग्रेज डायरेक्ट किससे संपर्क करते थे? किसानों से। अंग्रेज और किसान, है ना, इसमें किसान आ गए। अब देखो महलवाड़ी प्रथा है जिसकी शुरुआत 1822 में की गई थी। इसमें गांव के मुखिया से लगान वसूलना, इसमें गांव के मुखिया से लगान वसूला जाता था। गांव के मुखिया से लगान वसूलना, मुखिया से लगान वसूलना। अब इसमें अंग्रेज डायरेक्ट किससे लेते थे? गांव के मुखिया से। अंग्रेज और गांव का मुखिया, इन दोनों के बीच संपर्क होता था। अंग्रेज और गांव का मुखिया, गांव का मुखिया। अब गांव का मुखिया किससे लेके आता था? किसानों से। या तो किसान स्वयं लेके जाते थे या फिर किसानों से वो स्वयं जाकर लेके आता था। तो किसान, फिर किसान, है ना। तो देखो जमींदारी प्रथा की शुरुआत 1793 में की गई थी। देखो ये प्रथा जमींदार नियुक्त किया जाता था। अंग्रेज सर्वप्रथम क्या नियुक्त करते थे? जमींदार नियुक्त करते थे। क्या नियुक्त करते थे? जमींदार। अब जमींदार से डायरेक्ट संपर्क जमींदार से रहता था। अंग्रेजों का डायरेक्ट संपर्क किससे रहता था? जमींदार से रहता था। अंग्रेजों ने आकर बोल दिया भाई ये भूमि का टुकड़ा आपको देते हैं, हम आपके किसानों को दे दीजिए और इससे हमको प्रतिवर्ष इतना लगान चाहिए। तो जैसे ही साल कंप्लीट होती तो लगान वसूलने के लिए आ जाते, लेकिन किसानों से कोई संपर्क नहीं था। डायरेक्ट अंग्रेज आए, जमींदार से जो जितना वसूली करना था वो वसूली करके ले गए। लेकिन जमींदार क्या करता था? किसानों से लेता था। किसानों से लेगा तभी तो अंग्रेजों को देगा। तो बीच में ये जमींदार था, बिचौलिया था, कहने का मतलब बचौलियों के बीच में ये क्या है? बिचौलिया था। ये बिचौलिया था, इस वजह से ये बिचौलिया क्या करता था? किसानों से वसूलता था जमींदार, और जमींदार से कौन लेते थे? अंग्रेज ले जाते थे। जितना वसूली करना था वो ले जाते थे। तो देखो जमींदार क्या करता था? अंग्रेज यहां पर जो कह के गए थे भाई हमें तो 20 क्विंटल प्रति वर्ष गेहूं चाहिए, ये जो भी उत्पादन हो रहा है वो 20 क्विंटल चाहिए। अब जमींदार क्या करता था? ये अपना दिमाग एक्स्ट्रा लगा रहा था। क्या दिमाग एक्स्ट्रा लगा रहा था? किसानों से ये 40 क्विंटल वसूलता था। 40 क्विंटल वसूलता था तो 20 क्विंटल तो अंग्रेजों को दे देता था और 20 क्विंटल अकेला स्वयं रख लेता था। जबकि वो अंग्रेजों द्वारा नियुक्त है, फिर भी अकेला 20 क्विंटल खा रहा है। तो इस बात का पता अंग्रेजों को चल गया कि भाई ये तो अपने से भी ज्यादा गड़बड़ी कर रहा है, ये तो किसानों का शोषण ज्यादा कर रहा है। तो इस जो प्रथा है जमींदारी प्रथा, इसमें किसानों का अत्यधिक मात्रा में शोषण किया गया। किसके माध्यम से? जमींदारों के माध्यम से। क्योंकि अंग्रेज तो मान लीजिए 20 क्विंटल बोत के गए हैं, मान लीजिए वो 20 क्विंटल निर्धारित करके गए हैं, तो वो तो 20 क्विंटल ले रहे हैं, लेकिन ये जमींदार क्या कर रहा है? किसानों से 40 क्विंटल ले रहा है। इसके बदले में 20 क्विंटल तो खुद रख रहा है और 20 क्विंटल अंग्रेजों को दे रहा है। मतलब इसका और भी डबल शोषण हो रहा है। अगर डायरेक्ट अंग्रेज भी लेते किसानों से तो 20 क्विंटल ही जाता, लेकिन इसको नियुक्त करने से 40 क्विंटल ले रहे हैं। तो इसका क्या है? इस जमींदारी प्रथा में अत्यधिक शोषण हुआ। इस कारण से दूसरी प्रथा की शुरुआत हुई, रैयतवाड़ी की, 1820 में। इसमें अंग्रेजों ने क्या सोचा कि अपने जमींदारी व्यवस्था है, इसमें जमींदार अपन नियुक्त करते हैं, उसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, अपन डायरेक्ट किसानों से ले लेंगे। तो ये क्या करते हैं? सीधा किसानों से लगान वसूलना। मतलब अंग्रेज डायरेक्ट किसानों से लगान वसूल रहे हैं। अंग्रेज आए, किसानों से लगान वसूला और चले गए। जितना उनको चाहिए प्रतिवर्ष, उतना जिस भूमि टुकड़े से जितना चाहिए वो उतना के वसूला और वो प्रतिवर्ष चले जाते थे, ले लेते थे और चले जाते थे। तो इसमें क्या है? अंग्रेज डायरेक्ट किसानों से संपर्क करते थे, लेकिन अंग्रेज जैसे डायरेक्ट किसानों के घर घर जाते थे तो उनको एक अभद्र मतलब थोड़ा भद्दा सा महसूस होता था कि हम घर घर पर मांगने के लिए जाते हैं, क्यों ना अपन कोई योजना बनाते हैं। तो वो उनको भद्दा सा महसूस होने लगा और उन्होंने इस प्रथा को भी बंद कर दिया। महलवाड़ी प्रथा की शुरुआत कर दी 1822 में। इसमें क्या किया? गांव के मुखिया को बोल दिया भाई तेरे को इस गांव से इतना क्विंटल गेहूं लेना है, लेकिन जितना हम बोल के जा रहे हैं उतना ही लेगा और उतना ही हमें ट्रांसफर करेगा, उतना ही हमें देगा। तो इसमें क्या करने लगे? अंग्रेज डायरेक्ट गांव किसानों से वसूलना नहीं चाहा। अंग्रेज आए वो डायरेक्ट गांव के मुखिया से वसूलना शुरू कर दिया, लेकिन गांव का मुखिया इतना ही किसानों से लेता था जितना उसको अंग्रेजों ने बता के गया है ना। तो ये फिक्स मात्रा में थी, है ना। तो सबसे ज्यादा जो शोषणकारी व्यवस्था रही वो जमींदारी व्यवस्था रही। कौन सी व्यवस्था रही? जमींदारी व्यवस्था रही। आगे अपन लिखेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर अपना आगे लिखेंगे भूमि सुधारों की कमी में। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अपन आगे चलते हैं, आगे लिखते हैं। तो लिखिए इसी में आगे लिखना है ना। ये तीनों व्यवस्थाएं हो गई, इसी में आगे लिखना है ना। नीचे अपने पास जगह नहीं है, इस वजह से अपन ऊपर से मिटा रहे हैं, इसी में लिखना है बाकी आपको। तो देखो इसी में लिखना है। देखो ये तो तीनों प्रथाएं थी अंग्रेजों के जमाने में, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भूमि सुधारों को प्राथमिकता दी गई। लिखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भूमि सुधारों देखो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भूमि सुधारों को प्राथमिकता दी गई।
देखो भूमि सुधारने की प्राथमिकता तो अपने को पहले तो थी नहीं, क्योंकि अंग्रेजों का शासनकाल था, लेकिन जैसे ही स्वतंत्रता प्राप्ति हुई उसके बाद भूमि सुधारों को प्राथमिकता दी गई, क्योंकि सबसे पहले अपने को जो खाद्यान्न उत्पादन है उसको बढ़ाना है, इसलिए उन्होंने भूमि सुधारों को प्राथमिकता दी गई। लेकिन देखो, लेकिन अधिकतर राज्य सरकारों ने राजनीतिक रूप से लेकिन अधिकतर राज्य सरकारों ने लेकिन अधिकतर अधिकतर राज्य सरकारों ने लेकिन अधिकतर राज्य सरकारों ने राजनीतिक रूप से शक्तिशाली जमींदारों राजनीतिक रूप से शक्तिशाली जमींदारों राजनीतिक रूप से शक्तिशाली जमींदारों के खिलाफ कठोर निर्णय लेने में कठोर निर्णय लेने में टालमटोल किया। देखो, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भूमि सुधारों को प्राथमिकता दी गई, लेकिन अधिकतर जो राज्य सरकार हैं वो राजनीतिक रूप से जो शक्तिशाली जमींदारों के खिलाफ कठोर निर्णय में टालमटोल किया, कि उनको यूं ही रहने दिया, कि बात चलती रही, सुधारों की बात चलती रही, लेकिन उन्होंने कोई भी जमींदारों के प्रति कार्रवाई नहीं की, मतलब टालमटोल करते रहे, टालते रहे, एक दूसरे पर थोपते रहे और टालते रहे, और चलती रही प्रथा, है ना। तो उन्होंने एक दूसरे पर टालना शुरू कर दिया, और शक्तिशाली जो जमींदार थे उनके खिलाफ किसी ने भी आवाज नहीं उठाई। देखो, भूमि सुधारों के लागू न होने के परिणाम स्वरूप, लिखिए, भूमि सुधारों के लागू न होने के परिणाम स्वरूप देखो, भूमि सुधारों के लागू न होने के परिणाम स्वरूप कृषि योग्य भूमि का असमान वितरण जारी रहा। असमान जो वितरण था वो जारी रहा। देखो, भूमि सुधारों के लागू न होने से, क्योंकि एक दूसरे पर टालते रहे, जमींदारों के खिलाफ किसी ने आवाज नहीं उठाई, और भूमि सुधारों के लागू जो न होने के कारण परिणाम स्वरूप जो कृषि योग्य भूमि का जो असमान वितरण था वो जारी रहा, क्योंकि किसी ने भी जमींदारों के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। तो ये असमान वितरण, कृषि योग्य भूमि का असमान वितरण जारी रहा, जिससे कृषि विकास में बाधा रही, जिससे कृषि विकास में बाधा रही। कृषि विकास में बाधा रही, मतलब ये रुकता रहा। तो ये हो गया भूमि सुधारों की कमी। एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलते हैं। संभवतः है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अपन आगे चलते हैं नंबर 5 की ओर, है ना। तो ये हो गया अपना कंप्लीट भूमि सुधारों की कमी।
तो देखो नंबर 5 पर आता है छोटे खेत तथा विखंडित जोत। तो हेडिंग लगाइए नंबर 5 पर छोटे खेत तथा विखंडित जोत। छोटे खेत तथा विखंडित जोत। जो भारत में जो किसान थे उनके पास खेत कैसे थे, छोटे थे, उनकी क्या है, विखंडित जोत थी। मतलब विखंडित जोत क्यों हो रही है, क्योंकि लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी बंटवारा होता ही जा रहा है, इसके कारण छोटे खेत थे, विखंडित जोत थे। तो ये भी कृषि से संबंधित समस्या रही है। तो भारत में सीमांत तथा छोटे किसानों की संख्या अधिक है। लिखिए भारत में सीमांत तथा छोटे किसानों की संख्या अधिक है। भारत में सीमांत तथा छोटे किसानों की, सीमांत तथा छोटे किसानों की संख्या अधिक है। छोटे किसानों की संख्या अधिक है। देखो भारत में सीमांत और जो छोटे किसान हैं उनकी संख्या क्या है, अधिक है। सबसे ज्यादा छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि उपलब्ध है। बढ़ती जनसंख्या के कारण इन जोतों का औसत आकार, बढ़ती जनसंख्या के कारण, बढ़ती जनसंख्या के कारण, बढ़ती जनसंख्या के कारण इन जोतों का औसत आकार, इन जोतों का औसत आकार, जोतों का औसत आकार, औसत आकार सिकुड़ता ही जा रहा है। आकार सिकुड़ता ही जा रहा है, सिकुड़ता ही जा रहा है, ही जा रहा है। देखो लगातार भारत में बढ़ती जनसंख्या, लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, लगातार जनसंख्या बढ़ने के कारण इन जोतों का आकार है वो लगातार सिकुड़ता ही जा रहा है। क्योंकि जैसे ही मान लीजिए एक पिता है, उसके 3 पुत्र हो गए, तो पहले तो एक पिता के पास ही वो भूमि थी, लेकिन 3 पुत्र होते ही उसके 4 बंटवारे हो गए। तो लगातार जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे भूमि के टुकड़ों में परिवर्तित होता जा रहा है, मतलब भूमि के छोटे टुकड़े होते जा रहे हैं, है ना। तो लगातार इसका अनुपात सिकुड़ता ही जा रहा है। देखो भारत में अधिकतर भूजोत बिखरे हुए हैं, और अधिकतर भूजोत कैसे हैं, बिखरे हुए हैं। तो लिखिए भारत में अधिकतर भूजोत, भारत में अधिकतर भूजोत, अधिकतर भूजोत बिखरे हुए हैं, भूजोत बिखरे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। जो भारत में अधिकतर भूजोत हैं वो भी क्या हैं, बिखरे हुए हैं। बिखरे हुए होने का मतलब ये है कि एक टुकड़ा यहाँ है, एक टुकड़ा दूसरी जगह, एक टुकड़ा दूसरी जगह, एक टुकड़ा दूसरी जगह, जितनी भूमि है वो भी एक जगह नहीं है, वो भी जगह 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 है। इस वजह से बिखरी हुई है। कुछ राज्यों में तो एक बार भी चकबंदी नहीं हुई है, कुछ राज्यों में तो, कुछ राज्यों में तो एक बार भी चकबंदी नहीं हुई है। देखो कुछ राज्यों में तो जो भूमि है अपने पास उपलब्ध है उसकी एक बार भी चकबंदी नहीं हुई है। चकबंदी का मतलब तारबंदी, चारों ओर तारों का लगाना, ये एक बार भी नहीं हुई है। जब चारों तरफ तार नहीं लगेंगे तो उनको पशु खा जाते हैं, जितनी भूमि है उसमें जितनी भी पैदावार होती है उनको जानवर खा जाते हैं। तो एक बार भी चकबंदी नहीं हुई। वे राज्य जहां एक बार चकबंदी हो चुकी है, आगे लिखिए, वे राज्य जहां एक बार चकबंदी हो चुकी है, जहां एक बार चकबंदी हो चुकी है, चकबंदी हो चुकी है। देखो वे राज्य जहां पर एक बार चकबंदी हो चुकी है वहां पुनः चकबंदी की आवश्यकता है, वहां पुनः चकबंदी की आवश्यकता है।
वहां पुनः चकबंदी की आवश्यकता है। देखो, वे राज्य जहां एक बार चकबंदी हो चुकी है वहां पुनः चकबंदी की आवश्यकता है। अब आप ऐसे सोच रहे होंगे, सर एक बार चकबंदी हो गई तो फिर दोबारा चकबंदी करने की क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि एक पीढ़ी, अब मान लीजिए कोई मान लीजिए मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी मान लीजिए एक दो भाई हैं, अब दो भाइयों के पास मान लीजिए एक एक हेक्टेयर भूमि है, लेकिन उनके तीन तीन पुत्र हो गए। सपोज करो उनके तीन तीन पुत्र हो गए, तो तीन तीन पुत्रों में से अब वो एक हेक्टेयर भूमि है, वो भी चार भागों में बढ़ जाएगी, पिता के पास भी रहेगी और तीन पुत्रों के पास भी रहेगी। वहां पे भी तीन पुत्रों के पास रहेगी और उनके पिता के पास भी रहेगी, तो वो छह भागों में और बढ़ जाएगी। तो उसका खेतों का जो आकार है वो और भी छोटा हो जाता है, और भी विखंडित हो जाता है। क्योंकि अगली पीढ़ी में भूमि बंटवारे की प्रक्रिया से, क्योंकि लिखिए, क्योंकि अगली पीढ़ी में, अगली पीढ़ी में भूमि बंटवारे की प्रक्रिया से, भूमि बंटवारे, भूमि बंटवारे की प्रक्रिया से, देखो, क्योंकि अगली पीढ़ी में भूमि बंटवारे की प्रक्रिया से भूजोतों का दोबारा विखंडन हो जाता है। भूजोतों का, भूजोतों का दोबारा विखंडन हो जाता है। विखंडन हो जाता है। देखो, अगली पीढ़ी से, देखो जैसे ही अगली पीढ़ी बढ़ेगी तो उसमें फैमिली बढ़ेगी, फैमिली मेंबर बढ़ेंगे, तो उसके हिसाब से भूमि का बंटवारा फिर दोबारा होगा। अब फिर दोबारा भूमि का बंटवारा होने से फिर दोबारा तारबंदी करनी पड़ती है, क्योंकि जगह जगह से उनमें से डिवाइड कर दिए जाएंगे, एक खेत में से दो खेत कर दिए जाएंगे, तो बीच में फिर तार लगाने पड़ेंगे, है ना। तो इस वजह से फिर दोबारा चकबंदी की आवश्यकता पड़ती है। भूमि बंटवारे की प्रक्रिया से भूजोतों का आकार, भूजोतों का दोबारा क्या हो जाता है? विखंडन हो जाता है, दोबारा टुकड़ा हो जाता है। दोबारा टुकड़े होने से उसमें फिर वापस तारबंदी करनी पड़ती है, तो वो पुनः चकबंदी की आवश्यकता होती है। विखंडित व छोटे भूजोत, विखंडित व छोटे भूजोत आर्थिक दृष्टि से अलाभकारी हैं। छोटे व विखंडित भूजोत, विखंडित व छोटे भूजोत, विखंडित व छोटे भूजोत, छोटे भूजोत, भूजोत आर्थिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से अलाभकारी हैं। क्या है? आर्थिक दृष्टि से क्या है? अलाभकारी है। क्यों है अलाभकारी? क्योंकि जितना अपन छोटा टुकड़ा करते जाएंगे उसमें लागत भी अधिक आएगी, है ना, और लागत अधिक आने के साथ साथ उसमें पैदावार भी कम मात्रा में हो पाती है। तो ये अपना कंप्लीट हो गया छोटे खेत में विखंडित जोत, ये भी कृषि से संबंधित समस्या रही है। अब अगला आता है वाणिज्यीकरण का अभाव, नंबर 6 पर वाणिज्यीकरण का अभाव। तो नंबर 6 हेडिंग लगाइए, वाणिज्यीकरण का अभाव, नंबर 6। वाणिज्यीकरण का अभाव, नंबर 6 लिखिए, वाणिज्यीकरण का अभाव। नंबर 6 लिखिए, वाणिज्यीकरण का अभाव। नंबर 6 वाणिज्यीकरण का अभाव। वाणिज्यीकरण का अभाव, यह भी भारतीय कृषि की समस्या रही है। तो लिखिए, अधिकतर किसान अपनी जरूरत या स्वयं उपभोग हेतु, अधिकतर किसान, अधिकतर किसान अपनी जरूरत या स्वयं उपभोग हेतु, अपनी जरूरत, अपनी जरूरत, जरूरत या स्वयं उपभोग हेतु, स्वयं उपभोग हेतु, उपभोग हेतु, स्वयं उपभोग हेतु फसलें उगाते हैं।
देखो अधिकतर किसान है वो अपनी जरूरत या स्वयं उपभोग हेतु ही फसलों का उत्पादन करते हैं। मतलब वाणिज्यकरण का अभाव क्या है, मतलब निर्यात करने का अभाव है, बेचने का अभाव है, क्योंकि जितना इतना ही उत्पादन करते हैं भारतीय लोग कि स्वयं ही उसका उपभोग कर लेते हैं। तो ये वाणिज्यकरण का जो अभाव है ये भी भारतीय कृषि के लिए एक समस्या है। इन किसानों के पास अपनी जरूरत से अधिक उत्पादन के लिए इन किसानों के पास इन किसानों के पास अपनी जरूरत से अधिक उत्पादन के लिए अपनी देखो इन किसानों के पास अपनी जरूरत से अधिक उत्पादन के लिए पर्याप्त भू संसाधन नहीं है, के लिए पर्याप्त भू संसाधन नहीं है। देखो ये स्वयं उपभोग की वस्तुएं क्यों उत्पादित करते हैं, क्योंकि इनके पास भूमि इतनी है, क्योंकि उसमें स्वयं उपभोग की जो फसलें हैं वो भी निर्मित नहीं हो पाती हैं। इस कारण तो वाणिज्य तो बाद में करेंगे, पहले पेट का गुजारा करेंगे, पहले पेट पालन करेंगे, तभी तो वाणिज्य करेंगे, तभी तो दूसरों को बेचेंगे। तो इनके पास भूमि संसाधनों की क्या है, कमी है, भू संसाधन नहीं है, इतने भू संसाधन नहीं है। अर्थात इन किसानों के पास अपनी जरूरत से अधिक उत्पादन के लिए पर्याप्त मात्रा में भू संसाधन नहीं है। इनके पास कृषि भूमि का केवल मात्र छोटा टुकड़ा है, जिससे केवल वो अपने खाने पीने योग्य या अपने गुजारे के लिए ही फसल का उत्पादन कर पाते हैं। देखो अधिकतर छोटे किसान खाद्यान्नों की कृषि करते हैं। अधिकतर छोटे किसान, लिखिए अधिकतर छोटे किसान खाद्यान्नों की कृषि करते हैं। देखो अधिकतर छोटे किसान हैं, कैसे किसान हैं, छोटे किसान हैं, वो किसका उत्पादन करते हैं, खाद्यान्नों का, केवल अपने उपभोग में आने वाली जो फसलें हैं उन्हीं का उत्पादन करते हैं। देखो जो उनकी परिवार की जरूरतों को पूरा करती है, जो उनकी परिवार की जरूरतों को पूरा करती है, जो उनकी परिवार की जरूरतों को पूरा करती है। देखो अधिकतर जो छोटे किसान हैं, क्योंकि उनके पास भूमि का आकार है, टुकड़ा है, वो बहुत ही कम है, खाद्यान्नों की कृषि करते हैं। खाद्यान्नों का मतलब जो खाने योग्य फसलें हैं उन्हीं का उत्पादन करते हैं। उनकी परिवार की जरूरतों को, केवल परिवार की जरूरतों का पूरा करती है, जो उनकी परिवार को जरूरतों को पूरा करती है, उन्हीं खाद्यान्नों का वो उत्पादन करते हैं, क्योंकि उनके पास भूमि बहुत ही सीमित मात्रा में है, बहुत ही छोटा टुकड़ा है। यद्यपि कुछ एक ऐसे सिंचित क्षेत्र है जहां पर व्यापार भी किया जाता है, तो यद्यपि कुछ एक सिंचित क्षेत्रों में सिंचित क्षेत्रों में देखो यद्यपि कुछ एक सिंचित क्षेत्रों में कृषि का आधुनिकीकरण तथा वाणिज्यीकरण हो रहा है। कुछ एक क्षेत्रों में कृषि का आधुनिकीकरण एवं वाणिज्यीकरण हो रहा है। देखो कुछ एक ऐसे क्षेत्र हैं, सिंचित क्षेत्र, जहां पर पानी की उपलब्धता अधिक है, वहां पर कृषि का आधुनिकीकरण हो रहा है, आधुनिक तरीके से कृषि कार्य किया जा रहा है, जहां पर वाणिज्यीकरण भी हो रहा है, आधुनिक तरीके से मशीनों के द्वारा कृषि कार्य संपन्न हो रहा है, जिससे वो थोड़ा सा उत्पादन ज्यादा कर पाते हैं। इस वजह से वो कुछ क्षेत्रों में वाणिज्यीकरण भी हो रहा है। इसके अलावा आता है व्यापक अल्प रोजगारी, वो अगला बिंदु है, एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलते हैं व्यापक अल्प रोजगारी की ओर। तो बिंदु संख्या 7, व्यापक अल्प रोजगारी। कौन सी रोजगारी, व्यापक अल्प रोजगारी। व्यापक अल्प रोजगारी कौन सी रोजगारी, व्यापक अल्प रोजगारी।
तो लिखिए नंबर 7 पर व्यापक अल्प रोजगारी। नंबर 7 लिखिए व्यापक अल्प रोजगारी। देखो व्यापक अल्प रोजगारी का मतलब यह है कि जो कृषि कार्य जो किसान करते हैं, सीमांत या छोटे किसान जो कृषि कार्य करते हैं, वो पूरे साल भर नहीं चल पाता है। कुछ एक ही ऋतुओं में वो कृषि कार्य संपन्न हो पाता है, कुछ दिनों में वो खाली बैठे रहते हैं, तो जो जितना उत्पादन किया है उनका भी वो उपभोग कर लेते हैं। तो ये भी एक समस्या है, क्योंकि साल भर ये कृषि कार्य नहीं चल पाता है। तो लिखिए, सबसे पहले लिखिए भारतीय कृषि में अल्प रोजगारी पाई जाती है। भारतीय कृषि में अल्प रोजगारी पाई जाती है। भारतीय कृषि में तो देखो भारतीय कृषि में अल्प रोजगारी पाई जाती है, अर्थात वर्ष भर रोजगार उपलब्ध नहीं होता है। अर्थात वर्ष भर रोजगार उपलब्ध नहीं होता है। अर्थात वर्ष भर रोजगार उपलब्ध नहीं होता है। उपलब्ध नहीं होता है क्योंकि पूरे साल भर में 6 से 8 महीने तक ही इनको रोजगार मिल पाता है, कृषि कार्य संपन्न होता है। 6 से 8 महीने तक इनको कृषि कार्यों में रोजगार मिल जाता है, लेकिन 6 से 8 के बाद में 4 महीने बच जाते हैं, वो खाली ही बैठे रहते हैं। और इस वजह से ये भी कृषि से संबंधित समस्या है, क्योंकि अल्प रोजगारी का मतलब यह है कि पूरे साल भर रोजगारी नहीं पाई जाती, अर्थात वर्ष भर रोजगार उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि कृषि कार्य संपन्न वर्ष भर होता ही नहीं है। केवल 6 से 8 महीने वर्षा ऋतुओं में या शीत ऋतु में या ग्रीष्म ऋतु में या किसी भी ऋतु में, मान लीजिए तीनों ऋतुओं में मिला के केवल 6 से 8 महीने जहां पर वर्षा उपलब्ध होती है, केवल वर्षा पर ही जो आधारित फसलों का उत्पादन करते हैं। इस वजह से बाकी जो 4 महीने बचे हुए हैं उनमें वो खाली बैठे रहते हैं, तो अर्थात इनके पास अल्प रोजगारी पाई जाती है। तो ये भी एक कृषि से संबंधित समस्या है। अगला आता है नंबर 8 और लास्ट और अंतिम है कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण। कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण 8वां नंबर है कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण। कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण। भूमि का निम्नीकरण। देखो कृषि योग्य भूमि है उसका भी निम्नीकरण हो रहा है। निम्नीकरण होने का मतलब यह है कि कहीं पर तो बिल्कुल ही सूखा क्षेत्र है, तो वहां पर कृषि कार्य ऐसे ही संपन्न नहीं हो पा रहा है, जैसे मरुस्थलीय एरिया हुए। लेकिन कहीं पर जलाक्रांता है, जल की अत्यधिक मात्रा होने के कारण भूमि दलदली हो जाती है, और वहां पे भी जलाक्रांता के कारण भी भूमि का निम्नीकरण होता है, और लवणता की मात्रा बाहर आ जाती है, धरातल पे आ जाती है, क्षार बढ़ जाता है, जिसके कारण क्षारीयता की समस्या के कारण या लवणता की समस्या के कारण वो भूमि अनुपजाऊ हो जाती है। तो ये भी कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण, ये भी कृषि की समस्या रही है। देखो यह समस्या विशेषकर सिंचित क्षेत्रों में भयावह है। यह समस्या विशेषकर विशेषकर सिंचित क्षेत्रों में भयावह है। सिंचित क्षेत्रों में सिंचित क्षेत्रों में भयावह है। कौन से क्षेत्रों में? सिंचित क्षेत्रों में। सिंचित भूमि का निम्नीकरण सबसे ज्यादा होता है सिंचित क्षेत्रों में। अत्यधिक सिंचित क्षेत्रों में यह भूमि का निम्नीकरण होता है, अर्थात अत्यधिक मात्रा में अगर पानी देते हैं भूमि के अंदर तो उसकी लवण की मात्रा है वो बाहर आ जाती है, धरातल पे आ जाती है, जिसके कारण भूमि अनुपजाऊ हो जाती है, क्षार की समस्या बढ़ जाती है, इसके कारण भी भूमि अनुपजाऊ हो जाती है। तो ये अत्यधिक समस्या कहां पर होती है? सिंचित क्षेत्रों में होती है। कृषि भूमि का एक बड़ा भाग जलाक्रांता, लवणता, कृषि भूमि का एक बड़ा भाग कृषि भूमि का एक बड़ा भाग कृषि भूमि का एक बड़ा भाग जलाक्रांता लवणता
देखो, कृषि भूमि का एक बड़ा भाग जलाक्रांता, लवणता तथा मृदा क्षारता के कारण बंजर हो चुका है तथा मृदा क्षारता के कारण मृदा क्षारता के कारण बंजर हो चुका है मृदा क्षारता के कारण क्या हो चुका है? बंजर हो चुका है। कीटनाशक रसायनों के अत्यधिक प्रयोग से और कीटनाशक रसायनों के अत्यधिक प्रयोग से देखो, कीटनाशक रसायनों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा में जहरीले तत्वों का सांद्रण हो गया है। मृदा में जहरीले तत्वों का सांद्रण हो गया है। तो देखो, इसको समझ लेते हैं दोबारा। देखो, कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। यह निम्नीकरण कहां पर हो रहा है? जहां पर विशेषकर सिंचित क्षेत्र है वहां पर भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। कैसे हो रहा है? कृषि भूमि का एक बड़ा भाग जलाक्रांता का मतलब जहां पर बार बार जल देने के कारण जलाक्रांता हो जाता है, भूमि दलदली हो जाती है अर्थात अनुपजाऊपन में बदल जाती है, लवण ऊपर आ जाते हैं, धरातल के ऊपर लवणता आ जाती है और लवणता आने के कारण भूमि अनुपजाऊ हो जाती है, मृदा क्षारीय हो जाती है अर्थात क्षारीय हो जाती है, जिस कारण से जो ऊपर वाली परत है वो अनुपजाऊपन में बदल जाती है और अधिकतर भाग कैसा हो जाता है? बंजर हो चुका होता है। देखो, कीटनाशकों का प्रयोग का मतलब यह है विभिन्न प्रकार के उर्वरकों के प्रयोग से, खाद के प्रयोग से या फिर कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग से, अत्यधिक रसायनों के प्रयोग से मृदा में जहरीले तत्वों का सांद्रण हो गया है, जिसके कारण भूमि बंजर हो चुकी है। क्या हो गई है? बंजर हो चुकी है। तो ये अपनी मृदा से संबंधित या कृषि कार्य से संबंधित जो समस्याएं थी उनके बारे में अपन ने विस्तृत गहनता के साथ अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही काफी। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और लोगों के पास शेयर करना और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट लिखना कि आपको क्लास कितनी पसंद आई है। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।